दोस्तों फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी हर घर की कहानी है, यानी घर घर की कहानी है। जैसे ही किसी भी घर में आप देखोगे जो कोई लड़का बड़ा हो जाता है यानी बालिग हो जाता है, जब वो काम काज करने का लायक बन जाता है, अगर वो काम काज नहीं करता, यूं ही दिन भर भटकता रहता है, यानी गली मोहल्ले में भटकता रहता, काम काज बिल्कुल ही नहीं करता, तो उस घर में आए दिन विवाद होता, आए दिन झगड़ा होता। वैसे ही एक लड़का था, नाम था अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जो है जवान हो चुका था, लेकिन वो कुछ कामकाज करता नहीं था। इसी वजह से आए दिन उसके घर में झगड़ा लगा रहता था। तभी जो है एक दिन अब्दुल कलाम का जो अब्बा होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और गुस्से में कहता है, चार चार जो है सोने की अशरफी उसके हाथ में देता है और कहता है, जाओ ये सोने की 4 अशरफी लो और इस शहर से तुम दूसरे शहर चले जाओ। ये गांव छोड़ो, ये मोहल्ला छोड़ो, ये घर छोड़ो, मेहनत करो, कुछ कमाओ। अब आगे का तुम खुद सोचो तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे लिए इस घर में जगह आप नहीं है। अब एक बाप ने बेटे को ये कहता है और कहने के बाद 4 सोने के अशरफी देता है, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा घर में विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था। अब्दुल कलाम को 4 सोने की अशरफी देता है और वो 4 सोने की अशरफी लेकर जो है वो घर से निकलते हैं। अब घर से निकाल के दूसरे शहर जा रहा था, यूं ही चलते जा रहा था। दूसरे शहर जाने के लिए कई सफ़र तय करना पड़ेगा, यानी दूसरे शहर जाने के लिए कई घंटों का रास्ता है। वो चलते ही जा रहा था, तभी जो है जंगलों होकर जाना पड़ता था। अब वो जा रहा था, तभी देखा कि एक अकेला जा रहा था, तभी देखा कि एक बूढ़े अल्लाह के वली, वो बूढ़े व्यक्ति भी जा रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। तभी जो है अब्दुल कलाम उस व्यक्ति के पास, उस बूढ़े फकीर के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद, क्योंकि उस टाइम बूढ़े फकीर जो है थोड़ा आराम कर रहा था, चलते हुए थक गए थे। अब्दुल कलाम भी उनके पास जाता है और बैठता है और कहता है, बाबा क्या मैं थोड़ा टाइम यहाँ बैठ सकता हूँ? अब वो अल्लाह के वली ने कहा, ठीक है बेटा बैठ जाओ। तो फिर बैठने के बाद अब अब्दुल कलाम थोड़ा बहुत बातचीत करने लगा, जो बाबा मुझे शहर जाना है, लेकिन मैं चलते चलते थक गया हूँ और अकेला सफ़र कर रहा हूँ, इसीलिए बोर हो रहा हूँ, चला भी नहीं जा रहा है। कोई अगर साथी होता तो उनसे बातचीत करते, भाई ये सफ़र जल्द आसानी हो जाता। तभी जो अल्लाह के वली कहने लगा, ठीक है बेटा थोड़ा आराम कर लो, फिर उसके बाद तुम चलते रहना। और वो अब्दुल कलाम पूछने लगा, बाबा आप कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के वली कहने लगा, इसी रास्ते में आगे मेरा एक झोपड़ी है, मैं वहीं रहता हूँ बेटा। तो अब्दुल कलाम कहने लगा, बाबा मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। तो अल्लाह के वली कहने लगा, ठीक है। अब अब्दुल कलाम को लगा जो ये बूढ़े व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जो है बहुत ज्ञानी लगता है, बहुत ही दिमाग वाला लगता है और नेक इंसान लग रहा है, तो क्यों ना इनसे कुछ कहानी सुना जाए। अगर एक कहानी बताते हुए चलेंगे तो हमारा सफ़र जो है बड़ी आसानी होगी। इस वजह से अब्दुल कलाम उस फ़कीर से, पीर बाबा से कहने लगा, बाबा आप मुझे कोई कहानी सुनाइए ना, कहानी सुनते हुए जाऊंगा तो ये सफ़र जो है आसान रहेगा। लेकिन वो अल्लाह के वली कहने लगा, कहानी तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन कहानी के बदले में तुम्हें कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। तब अब्दुल कलाम कहता है, बाबा मैं, घर वाले ने जो है, मेरे अब्बा ने मुझे घर से निकाल दिया और 4 सोने की अशरफी दिया और कहा कि जाओ ये 4 सोने की अशरफी लेकर शहर जाओ, वहाँ पे इस 4 सोने की अशरफी से कुछ काम धंधा करो और दौलत कमा कर लेकर आओ। अगर मैं इसमें से आपको कुछ दे दूंगा, फिर मैं जाकर परदेश जाकर बिजनेस कैसे करूंगा, यानी धंधा कैसे करूंगा, कामकाज कैसे करूंगा। अल्लाह के वली कहने लगा, अगर कहानी सुननी है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी बेटा। अब्दुल कलाम सोचता है, चलो ठीक है, ऐसे ही मैं बोर हो रहा हूँ, अगर यही बात है तो 1 सोने की अशरफी अब्दुल कलाम जो है उस अल्लाह के वली पीर को दे देता है, फ़कीर को दे देता है। फ़कीर जो है उस सोने का अशरफी को ले लेता है। लेने के बाद उसे एक कहानी सुनाता है। कहानी की शुरुआत करता है, अल्लाह के वली कहता है, देखो बेटा तुम जिस जगह पे जा रहे हो वहाँ पर सब कुछ नया है तुम्हारे लिए। ना तुम किसी को जानते हो क्योंकि तुम परदेश जा रहे हो, ना तो तुम किसी को जानते हो, ना तुम्हारे पास कोई हुनर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वहाँ पर जाकर खाली मत बैठना, क्योंकि खाली बैठने से तुम्हारा खर्चा तो होते ही रहेगा और तुम्हारे पास कोई आमदनी नहीं है। इसीलिए जो भी काम मिले उसे तुम करना, ताकि तुम्हारा खर्चा चलते रहे। ये बात कहता है तो अब्दुल कलाम कहता है, ठीक है बाबा, मैं आपकी बात ये हमेशा याद रखूँगा। अब आगे कहानी सुनाइए।
तब वो अल्लाह के वली कहता है बेटा कहानी तो खत्म हो गई। तो अब्दुल कलाम कहने लगा बाबा ये आपने हमें कहानी कहाँ सुनाई, ये तो आपने एक उपदेश दिया है, एक रास्ता बताया है। तो अल्लाह के वली कहने लगा बेटा कहानी तो इतनी सी थी, अगर आपको दूसरी कहानी सुननी है तो दूसरे सोने की जो अशरफी है वो आपको देना पड़ेगा। अब्दुल कलाम कहने लगा बात तो इन्होंने सही कहा, परदेश जा रहा हूँ, ना तो मेरा कोई जान पहचान है, अगर मैं वहाँ पे बैठा रहूँ कुछ काम काज ना करूँ, ढंग का काम ढूंढते रहूँ, तब तक मेरे पास तो खाने पीने का भी पैसा नहीं है। भले ही छोटी सी बात उन्होंने बताया, लेकिन काम की बात बताया। इसीलिए अब्दुल कलाम को और जानने की इच्छा लगी और कहने लगा ठीक है बाबा, एक सोने का अशरफी और रख लीजिए, लेकिन इस बार एक कहानी और बताइए। अब वो सोने के अशरफी जैसे पीर बाबा को देता है, दूसरी कहानी शुरू करते हैं। वो अल्लाह के वली अब्दुल कलाम को कहता है देखो बेटा, किसी भी जगह किसी भी इंसान, पराया इंसान की कोई भी संपत्ति कोई भी चीज़ पर हक मत जताना और उसे चोरी मत करना, यानी पराया धन को कभी अपनाने के लिए उसे गलत तरीके से हड़पने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बाद में जाके बर्बादी का कारण बन सकता है। इतना कहा तब अब्दुल कलाम कहा ठीक है बाबा, ये बात भी आपका मैं याद रखूंगा, लेकिन आप कहानी सुनाइए। पीर बाबा कहने लगा बेटा ये कहानी भी तो इतनी ही सी थी, खत्म हो गया। अब अब्दुल कलाम सोचने लगा ये पीर बाबा तो हमें बेवकूफ़ बना रहे। अब अब्दुल कलाम खामोश हो जाता, पीर बाबा भी चल रहा था, धीरे धीरे दोनों चल रहे थे सफ़र में। तभी जो अब्दुल कलाम मनी मन में सोचता है अब 4 सोने की अशरफी थी, 2 तो इन फ़कीर बाबा को दे दिया, अब 2 में से मैं क्या धंधा करूँगा शहर में जाकर। अब बाबा ने जो भी बात बताया, बात तो पते की है, तो जो भी है अगर मैं इनसे फिर से कहूँगा कहानी सुना, फिर सोने का अशरफी मांगेगा, तो उससे अच्छा एक सोने की अशरफी और देता है बाबा को और कहता है बाबा एक कहानी आप और सुना दीजिए। तो इसमें अल्लाह के वली कहता है देखो बेटा, जब परदेश में तुम रहो वहाँ पर किसी भी तो बेटा अगर किसी व्यक्ति का गुप्त भेद यानी उसका पर्सनल बातें पता चल जाए, किसी दूसरे तीसरे इंसान की अगर कोई ऐसी बातें पता चल जाए जिस बात को बताने से उस व्यक्ति का तो नुकसान होएगा ही और साथ में तुम्हारा भी नुकसान हो सकता है, इसीलिए ऐसी बात अगर तुम्हें कभी भी पता चले तो तीसरे व्यक्ति को कभी मत कहना, नहीं तो ये जाकर तुम्हारे लिए बर्बादी का कारण बन सकता है। तीसरे सोने की अशरफी खत्म हो गई। चौथा उपदेश सुनने से पहले ही अब्दुल कलाम चौथा अशरफी भी उस बूढ़े फकीर को दे देता है और कहता है बाबा ये मेरा चौथा सोने की अशरफी है जो मेरा अब्बा ने मुझे दिया था, ये भी रख लीजिए और आप मुझे एक उपदेश और दे दीजिए। तब जो है अल्लाह के वली कहने लगा जिस औरत को जानते नहीं हो, जिस उस औरत जात को कभी भी यकीन मत करना, कभी भी उनके ऊपर विश्वास मत करना, नहीं तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा बर्बादी का कारण बन सकता है। ये चौथा उपदेश पीर बाबा ने उसे दिया, अब्दुल कलाम को दे दिया। अब सोने की अशरफी खत्म। यहाँ पर अब्दुल कलाम भी 4 उपदेश उससे सुन लिया पीर बाबा से, चारों पते की बात थी। उसके बाद अब्दुल कलाम जो है बाबा से कहने लगा बाबा आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि बाबा रास्ते का रुख मोड़ लिया था। तब अल्लाह के वली कहने लगा बस इसी रास्ते पे मेरा अब घर है, तो मैं यहाँ से मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम अपना सफ़र जारी रखो, तुम शहर में जाकर ये जो 4 बातें मैंने तुम्हें बताया इसे सदा याद रखना, नहीं तो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब अब्दुल कलाम से अल्लाह के वली भी छड़ जाता है। अब्दुल कलाम उस पीर बाबा का बातें सोचते हुए वो चले जाते हैं, दोनों अलग हो जाता है। दूसरे ही दिन अब्दुल कलाम जो है शहर पहुंच जाता है। अब अब्दुल कलाम के पास कुछ भी नहीं था, हाथ खाली थे। शहर तो पहुंच जाता है लेकिन उसके पास ना तो खाने का पैसा था, ना कुछ भी नहीं था, वो एकदम हाथ खाली हो गया था। जो भी 4 सोने का अशरफी था वो तो उस पीर बाबा ने लूट लिया। उसके मन में ये हो रहा था जो पीर बाबा ने हमें लूट लिया, अब हम क्या कर सकते हैं। खैर जो भी है, अब वो पीर बाबा के बाद पहला सबक याद आने लगा जो पीर बाबा ने कहा था, शहर में जब जाओ खाली मत बैठो, जो भी काम मिले उसे तुम करना ताकि तुम्हारा खर्चा चलते रहे। लेकिन काम कहाँ ढूंढे। अब्दुल कलाम शहर पहुँचते ही जो है एक इलाका में पहुँचा था। उस इलाका में अब काम ढूंढने लगता है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा था। थके हर एक जगह में बैठा हुआ था।
तभी एक व्यक्ति उसके पास खुद आता है। आने के बाद कहता है, भाई, नाम था उसका सलाम, अब्दुल सलाम नाम होता है। अब्दुल सलाम अब्दुल कलाम को कहता है, भाई तुम कहाँ रहते हो और तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो अब्दुल कलाम कहता है, भाई मैं इस गांव से आया हूँ। अपने गांव का नाम बताता है। मैं काम काज के तलाश में आया हूँ, लेकिन पूरा दिन काम ढूंढा, मुझे काम नहीं मिला। और अब्दुल सलाम कहता है तब, भाई तुम्हें काम चाहिए और मुझे काम के लिए एक आदमी की ज़रूरत था। तो अब्दुल कलाम कहने लगा, क्या तुम मुझे काम दोगे? अब्दुल सलाम कहने लगा, काम तो मैं ही नहीं दूंगा। मैं जिन बादशाह के पास काम करता हूँ, मैं एक बादशाह के वहाँ काम करता हूँ, उनके फार्म हाउस में काम करता हूँ। उनके घोड़े का फार्म हाउस है, वहाँ के घोड़े का देखभाल करता हूँ। लेकिन मुझे घर जाना है। मेरी माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और बादशाह को मैं ये बात अगर कहूँगा वो जाने नहीं देगा, क्योंकि मेरी जगह में अगर कोई काम करने वाला रहेगा तो वही वो बादशाह जाने देगा, नहीं तो मुझे जाने नहीं देगा। मैं 1 महीने के लिए घर जाना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी जगह काम करोगे तो मैं भी घर चला जाऊँगा, मैं अपनी माँ को देख लूँगा, मेरी बीमार माँ का सेवा करूँगा और मैं तुम्हें 1 महीना बाद मिलूँगा, जब तक तुम दूसरे काम ढूंढ भी लेना। अब्दुल कलाम को लगा बात तो पते की है, मैं इस शहर में नया हूँ, तब तक मैं इस शहर का कुछ इधर उधर जान भी लूँगा, पहचान भी हो जाएगी और 1 महीना यहाँ काम भी मिल जाएगी, मेरा खाने पीने सोने का बंदोबस्त भी हो जाएगा। इसीलिए अब्दुल कलाम इधर उधर के ना सोचते हैं, सीधा सलाम को कहता है, ठीक है सलाम भाई, चलो मुझे मिलाओ। अब्दुल सलाम जो है अब्दुल कलाम को लेकर बादशाह के पास पहुंचता है और कहता है, बादशाह सलामत, इनका नाम अब्दुल कलाम है और मैं घर जाना चाहता हूँ, मैं गांव जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है। मैं 1 महीने के लिए छुट्टी पर जाना चाहता हूँ और 1 महीना तक मेरी जगह में ये अब्दुल कलाम काम करेगा। तो इसमें बादशाह सलामत कहता है, ठीक है, बात तो ठीक है, लेकिन क्या अब्दुल कलाम उस काम को कर पाएगा जो तुम करते हो? तुमने इसे काम समझाया, तुमने इसे बताया? अब्दुल सलाम कहने लगा, जी बहुत ही ईमानदार लड़का है, बहुत ही नेक है और मैं इसे पूरी तरीके से अच्छे से इसे काम समझा दूंगा और ये अच्छे से काम भी करेंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। बादशाह सलामत कहता है, ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें इस अब्दुल कलाम को काम पे रखने का परमिशन तो देता हूँ, इजाज़त देता हूँ, लेकिन अगर काम में लापरवाही हुई इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। अब्दुल सलाम कहता है, ठीक है बादशाह सलामत। अब्दुल कलाम को अब अब्दुल सलाम लेकर जब बादशाह का परमिशन मिल गया, अब्दुल सलाम जो है अब्दुल कलाम को लेकर फार्म हाउस पहुंचता है और पहुंचने के बाद देखता है कि बहुत बड़ा फार्म हाउस है, वहाँ पे बहुत सारे घोड़ा हैं, क्योंकि बादशाह को घोड़ा पालने का बहुत शौक था और उसका दौड़ देखना उनको बहुत पसंद था। अब्दुल कलाम जो है उस जब फार्म हाउस पे पहुंचता है, देखता है कि और भी सारे लोग हैं, बहुत सारे घोड़ा है, लेकिन अब्दुल सलाम कहता है, देखो ये जो यहाँ पे 12 घोड़ा है, 1 दर्जन घोड़ा है, ये मेरे अंदर है, मैं इस 12 घोड़े का देखभाल करता हूँ, इसको दाना डालता हूँ, इसको मालिश कराता हूँ, इसको नहलाता हूँ, धुलाता हूँ। 1 महीने तक तुम वही सब काम करोगे और मैं इस कोठरी पे रहता हूँ, ये कोठरी में तुम रहोगे और ये बाकी जो घोड़ा है उनका देखभाल करने के लिए और लोग हैं और सारे नौकर हैं, वो लोग सब अपना अपना घोड़ा देखेगा, अपना अपना कोठरी में रहेगा। अब्दुल कलाम काम समझ जाता है और अब्दुल सलाम को कहता है, ठीक है भाई, तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, मैं बड़ी ईमानदारी से इस काम को करूँगा, चाहो तुम अपने माँ से मिलकर आओ। यहाँ काम समझा के अब्दुल सलाम अपने घर के लिए निकाल पड़ते हैं और यहाँ अब्दुल कलाम जो है दूसरा ही दिन से उस घोड़े का देखभाल करने लगता है, बड़ा घोड़े का। अब घोड़े को खिलाने पिलाने के लिए बादशाह के वहाँ से दाना वगैरह आता था और बहुत ज़्यादा मात्रा में आता था। अब्दुल कलाम देखता है कि वो अपने घोड़े को बहुत ही सेवा करता, घोड़े लोगों का नहलाता धुलाता, मालिश करता और दाना डालते, चना वगैरह बहुत ही टाइम टाइम पे खिलाते पिलाते, इधर उधर घुमाते। लेकिन बाकी लोगों के अंडर जो घोड़ा था, वो लोग जो है घोड़ा को तो एक जगह में बांध कर रखता था और ठीक से खाना भी नहीं देता था। इसीलिए अब्दुल कलाम 2-4 दिन काम करने के बाद अलग अलग लोगों से बातचीत करता, जान पहचान बढ़ाता है, जो फार्म हाउस में काम करने वाला है सबके कोठरी में जाने लगा। सब लोग भी जानते थे जो इसका नाम अब्दुल कलाम है। अब्दुल सलाम इसको छोड़ के गया। अब्दुल सलाम जो अपनी माँ को देखने के लिए गया। तो अब्दुल कलाम एक दिन देखता है कि करीब 3-4 बज रहा था। अब घोड़ा सब उसके जो है दुबले पतले धूप में बंधा हुआ है। अब्दुल कलाम सोचता है कि इन लोग क्या कर रहे हैं, इतना धूप में बंधा हुआ, इन लोग को थोड़ा छाँव में बांधना चाहिए। तो उन लोग का कोठरी में जाता है और पूछता है, भाई तुम लोग अपने घोड़े को अभी तक तबेले में क्यों नहीं लाया, धूप में खड़े हैं।
तो सारे लोग एक जगह में बैठकर जो है शराब पी रहा था और दिखता है कि उसके कोटे में बहुत सारे दाना रखा हुआ है जो घोड़े को खिलाने के लिए दिया जाता है। क्योंकि अब्दुल कलाम के पास जो भी चाना वगैरह आता था, दाना देता था बादशाह के वहाँ से, वो सब तो रोज का रोज खत्म हो जाता है। लेकिन इन लोगों के कोठरी में, जो जगह पे वो लोग रहते थे, झोपड़ी में, बहुत सारे गोनी में चना दाना वगैरह सब तो भरा हुआ है। तो अब्दुल कलाम कहता है, तो क्या तुम लोग ने अभी तक घोड़े को चना डाला नहीं क्या, दाना पानी खिलाया नहीं क्या? तो सारे लोग कहने लगे, नहीं भाई, हम लोग ने तो खिला दिया। तो फिर अब्दुल कलाम कहता है, तो फिर इतनी चना तुम्हारे झोपड़ी में क्यों है? तो उन्हीं में से, सब नशे में थे, पत्ता खेल रहा था, उन्हीं में से एक व्यक्ति कहने लगा, भाई अब्दुल कलाम बैठ यहाँ पर, तू अभी नया नया इस जगह पर काम कर रहा है, तुझे यहाँ का रूल्स नहीं पता, बैठ, मैं तुझे समझाता हूँ। ये चना जो है वो घोड़े के खिलाने के लिए ही बादशाह सलामत ने भेजा है, लेकिन ये चना जो है हम लोग घोड़े को नहीं खिलाते, अपने के लिए रखा है, और इसे हम बाजार में बेच कर कुछ पैसा मिलता है, उसी पैसा से तो हम लोग शराब वगैरह पीते हैं। तो तू भी घोड़े को थोड़ा कम खिलाया कर, उसमें से जो चना बचेगा बाजार में बेचना, और उस पैसा को तो जो जैसे चाहे उड़ा देना। लेकिन अब्दुल कलाम को लगा ये तो बेईमानी है, बादशाह सलामत से धोखाधड़ी है। फिर वो लोग कहने लगा, भाई अगर ऐसा नहीं करूँगा, जो पैसा देता है वो पैसा तो हम लोग का घर में ही भेजने में चला जाता है, फिर हम लोग ऐसे कैसे करेंगे? अब्दुल कलाम को ये सलाह देता है। अब्दुल कलाम सोचता है ये लोग तो बहुत गलत इंसान है, इसीलिए वो अपने झोपड़ी में चला जाता है। जाने के बाद वो सोचने लगता है, वाकई मैं भी ऐसे ही करूँगा, कल से मैं चना बचाऊंगा और घोड़े लोगों को कम खिलाऊंगा, जो चना बचेगा उस चने को मैं बाजार में बेचकर जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा, और मेरे पास भी बहुत सारे पैसा हो जाएगा। अब मेरे पास तो 1 महीने का नौकरी बची है, 1 महीना बाद अब्दुल सलाम आ जाएंगे, फिर मुझे इस जगह से हटा देगा, इस नौकरी से हटा देगा, तो मैं यही सब करके पैसा कमा लूँगा। बस यही सारी बात सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उस फकीर बाबा का पहला बात याद आ जाता है, जो पहला सबक उसे दिया था, जो छल कपट से किसी भी पराया व्यक्ति से, यानी यह दूसरी सबक। पहला सबक तो फकीर बाबा का वो याद आया था, जो शहर में जाकर जो काम मिले उसे कर लेना। लेकिन जब ये लेटे लेटे सोच रहा था बेईमानी करूंगा, ऐसा करके पैसा कमा लूंगा, तभी उसके कान में वो फकीर बाबा का दूसरे सबक याद आने लगा, जो फकीर बाबा ने कहा था, जो किसी भी पराया वस्तु को अपना मत समझना और उसे हड़पने के लिए गलत तरीका को आजमाना मत, नहीं तो इसे तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है और तुम बर्बाद हो सकते हो। फिर अब्दुल कलाम सोचता है ये तो बेईमानी है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब अब्दुल कलाम सोचता है मैं तो 1 महीना काम करूंगा, 1 महीना ईमानदारी से के साथ काम करूंगा, क्या है बेईमानी से पैसा कमा कर क्या करूंगा। इसीलिए वो उस काम को जो सोच रहा था मैं ऐसा करके पैसा कमा लूंगा, उस काम को करता नहीं। वो ईमानदारी के साथ बादशाह सलामत के वहाँ से जो भी आता था घोड़ा को खिलाता, घोड़ा का अच्छा देखभाल करता। फिर कुछ समय जाने के बाद बादशाह सलामत को एक दिन याद आता है, वो अपने मंत्री लोग को कहता है, जो मैं घोड़े का रेस करवाना चाहता हूँ, उनको घोड़े का शौक था, जो मैं घोड़े का रेस करवाना चाहता हूँ, सारे घोड़े को तुम फार्म हाउस से लेकर आओ और एक रेस करवाओ। अब बादशाह सलामत को शौक आया, इसीलिए वो घोड़ा पालते थे, घोड़े को भी लाखों खर्चा करते थे। सारे नौकर को खबर दी जाती है, जो अपना अपना घोड़ा लेकर इस जगह पर पहुँचो जिस जगह पर रेस होना था, दौड़ होना था। बादशाह सलामत खुद वहाँ पे मौजूद था, इसीलिए सारे अपने अपने घोड़े को लेकर, जिसके अंदर में जितने भी घोड़ा था सारे लोग लेकर पहुँचता है। लेकिन बादशाह सलामत की नज़र जब घोड़े को ऊपर पड़ता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, नाराज़ होता है, क्योंकि सारे घोड़ा जो है कमज़ोर हो चुका था। लेकिन अब्दुल कलाम के पास जो घोड़ा था, 12 घोड़ा था, वो बहुत अच्छा था, तंदुरुस्त था, फुर्तीला था। अब बादशाह सलामत सोच रहे, जो एक ही फार्म हाउस में ये सारे घोड़ा रहता है, सबको मैं बराबर दाना भिजवाता हूँ, फिर ऐसा क्यों? बाकी लोगों का घोड़ा इतना कमज़ोर है, ऐसा लग रहा है तो लोग गिर जाएंगे, खड़े भी नहीं हो पा रहे ठीक से। फिर ये जो नया लड़का है जिसको अब्दुल सलाम रख कर गया था, उसके पास जो 12 घोड़े हैं, बहुत ही अच्छा है, फुर्तीला है और सेहतमंद है, ऐसा क्यों? मंत्री साहब को हुक्म दिया, पूछने लगे। तभी मंत्री साहब ने कहा, बादशाह साहब को कहने लगा, जो मैं तो बराबर सबको जैसे आपके ऑर्डर है, ऑर्डर के हिसाब से फार्म हाउस में उतना ही सामान भिजवाते हैं, उससे नहीं चाना दाना सब भिजवाते हैं, हमें नहीं पता, लेकर राजा। तभी जो है मंत्री जो है उस अब्दुल कलाम को लेकर बादशाह सलामत के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद बादशाह सलामत अब्दुल कलाम से पूछता है,
जो तुम्हारे घोड़ा इतना अच्छा और इतना सेहतमंद है, फुर्तीला है, बाकी लोगों का घोड़ा इतना कमज़ोर क्यों है? अब ये बात दूसरे के लिए गिबत करना होगा अगर उसके पीठ पीछे बोले। अब्दुल कलाम सोच रहे जो मैं इस राज की बात अगर मैं बता दूंगा बदशा सलामत को, बदशा सलामत जो है उन सारे नौकर के ऊपर सख्ती करेगा, हो सकता है उन लोगों को सजा दे, और उन लोगों के पीछे मैं अगर बताऊंगा ये गिबत होगी। तो अब्दुल कलाम कहने लगा, बदशा सलामत, मैं इस राज की बात बता सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये जितनी भी घोड़े के देखभाल के लिए आपने रखा है सारे नौकर को अगर सामने करेंगे मैं उन लोग के सामने बताऊंगा। बदशा सलामत का हुक्म आते मंत्री का ऑर्डर जाता है, फौरन जो है सारे नौकर दरबार में पहुंचता है और बदशा सलामत के पास सब लोग खड़ा था। तभी जो है अब्दुल कलाम कहने लगा, बदशा सलामत, दरअसल बात यह है जो आप घोड़े के लिए खाने पीने का सामान भिजवाते हैं, जितने भी लोग हैं फार्म हाउस में काम करने वाले सारे लोग जो है घोड़े को सही से खिलाता नहीं, पिलाता नहीं, उसमें से जो भी घोड़े का चना है ये दाना उसमें से थोड़ा बहुत खिलाता है और बाकी ये लोग रख लेते हैं और उसे बाज़ार में बेचता है और उसका पैसा ये लोग आपस में बांट लेता है और इस सब नशे में उड़ा देते हैं। इसे सुनने के बाद बदशा सलामत तो बहुत गुस्से में लाल पीला होने लगा। फिर उसके बाद बदशा सलामत उन सारे नौकर को धमकी देने लगता है जो तुम सारे लोगों को सज़ा मिलेगी। तभी जो है अब्दुल कलाम बदशा सलामत के आगे रिक्वेस्ट करता है, जो बदशा सलामत इन लोगों को एक मौका और दे दीजिए, इन लोगों को अपने किया पर पछतावा होना चाहिए, अगर दोबारा ऐसा करेंगे तो आप इन्हें सज़ा दीजिएगा। अब बदशा सलामत को लगने लगा ये अब्दुल कलाम बहुत ही नेक लड़का है, बहुत ही सीधा है, इसीलिए सच भी बताता है और जो गलत करता है उसको बचाने की भी कोशिश कर रहा था। तभी जो है बदशा सलामत अब्दुल कलाम के ऊपर बहुत खुश होता है, मन ही मन में बहुत खुश होता है और सारे नौकरों को धमकी देकर वहाँ से जाने को कहता है और अब्दुल कलाम को अपने करीब बुलाते हैं। अब्दुल कलाम जब पास जाते हैं बदशा सलामत के पास, बदशा सलामत जो है एक अंगूठी पहना हुआ था, हीरे की अंगूठी था। इनाम के तौर पे उसके ईमानदारी का जो सच्चाई है वो जानकर अब्दुल कलाम को बदशा सलामत उस हीरे की अंगूठी को खोल कर दे देता है और कहता है ये तुम्हारा इनाम है, इस अंगूठी को तुम अपने पास रखना, जब तुम्हारा मन करेगा मुझसे मिलने का इस हीरे की अंगूठी को किसी को भी दिखाना, वो तुमको मेरे पास लेकर आएगा, कोई रोक टोक नहीं होगा। अब उसे इनाम के तौर पर वो दे दिया, लेकिन काम पर भी जो वो घोड़ा का देखभाल करता था उसे जो है उससे भी आगे का काम दिया। बदशा सलामत मंत्री को ऑर्डर किया जो इस अब्दुल कलाम को पूरे फार्म हाउस का रेख देख का काम पे लगा दो, ये काम भी उसको यानी ऊंचे पद का काम दे दिया। अब्दुल कलाम जो है इस काम को पाकर खुश हो जाता है। अब वो वहाँ पे फार्म हाउस में जाके रहने लगता है, सारे लोगों का देखभाल करते हैं, घोड़े का देखभाल करता है, कौन लापरवाही करता है उसके ऊपर नज़र रखता है। और जितने भी नौकर थे सारे लोग अब अब्दुल कलाम से परेशान होने लगा। फिर सोचने लगा चलो ठीक है अब्दुल सलाम को आने दो, जिसने इसको काम पर रखा है वो आने के बाद शिकायत करेंगे, लेकिन शिकायत करके भी क्या फ़ायदा, यहाँ बदशा सलामत तो उसे अब उस अब्दुल कलाम को हम लोग का रेख देख के लिए रख दिया, अब उसके ऊपर बात भी हम लोग नहीं कर सकते। अगर बदशा सलामत को पता चला तो बदशा सलामत हम लोग को जान से ही मरवा देगा। खैर कुछ दिन और भी था, फिर अब्दुल सलाम आ जाता है अपने गांव से। वो जब इस शहर में आता है, फार्म हाउस पहुंचता है, तब वो अब्दुल कलाम जो है उसको दूसरा कमरा भी दिया गया था। अब्दुल कलाम देखता है कि अब्दुल सलाम आया हुआ है। अब्दुल कलाम देखने के बाद, सलाम को देखने के बाद बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका मित्र था, वही उसका साथ दिया था। अब्दुल कलाम जो है अब्दुल सलाम के गले लग जाता है, लेकिन उससे पहले ही जो है अब्दुल सलाम को सारी बातें जो है वहाँ के काम काज करने वाले ने अब्दुल कलाम के बारे में सब कुछ बता दिया था अब्दुल सलाम को। तब जो है अब्दुल कलाम कहने लगा, जो भाई तुम जाने के बाद यहाँ पे बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ गड़बड़ी हुआ था और मैं इस गड़बड़ी को बदशा सलामत के सामने रखा। तब बदशा सलामत में जो है इनाम के तौर पर मुझे ये अंगूठी दी और पूरे फार्म हाउस को रेख देख के लिए मुझे काम पर रख लिया। अब मुझे यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं, तुम अपना काम कर सकते हो। अब्दुल कलाम का ऐसा लग रहा था जैसे अब्दुल कलाम सलाम को ऑर्डर दे रहा। सलाम के मन में ये हो रहा था, सलाम भी जल रहा था क्योंकि इन सारे लोगों के जैसा सलाम भी किया करता था, घोड़ों का जो चना है वो भी बाज़ार में बेचा करता था। लेकिन अब्दुल सलाम जो है मन ही मन में जल रहा था अब्दुल कलाम के ऊपर। अब वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि बदशा सलामत उन्हीं लोगों का देखभाल करने के लिए अब्दुल कलाम को उस जगह पर आप तैनात कर दिया था। अब अब्दुल सलाम सोचने लगा जो अब्दुल कलाम को कैसे यहाँ से हटाया जा सकता है। तभी जो है
अब्दुल कलाम अपने कमरे में था, अब्दुल सलाम अपने कमरे में था। तो रात हो चुका था। गहरी रात में अचानक आवाज़ें आने लगी और ऐसे उस दिन मौसम भी ख़राब था। किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। अब्दुल कलाम रेख-देख का काम था उसका, उसका चारों तरफ नज़र रखना था। इसीलिए अब्दुल कलाम जो है बहुत ही चौकन्ना रहता था। जब उनके कान में कुछ आवाज़ें सुनाई दिया तो अब्दुल कलाम सोचता है इतनी रात को और मौसम भी ख़राब है और ऐसे कोई औरत की आवाज़ें आ रही है और यहाँ पे तो कोई औरत है ही नहीं। अब्दुल कलाम जो चुपके से देखने की कोशिश करता जिस जगह से आवाज़ें आती है, तो देखता है कि अब्दुल सलाम जिस झोपड़ी में रहता था उस झोपड़ी से आवाज़ें आ रही। तो अब्दुल कलाम झाँक कर देखने के बाद उसके कदमों तले, पैर तले ज़मीन खिसक जाता है, क्योंकि बदसा सलामत का एक बेटी थी, वो अब्दुल सलाम के झोपड़ी में था और आपत्तिजनक हालत में अब्दुल सलाम के साथ थी। इसे देखने के बाद उनका नाम जो है हिना होता है, और जो बदसा सलामत का एक लौती बेटी थी उसका नाम हिना था। और हिना जो है अब्दुल सलामत के साथ, यानी एक नौकर के साथ आपत्तिजनक में उस झोपड़ी में था। अब्दुल कलाम इसे देखने के बाद तो उसके होश उड़ जाता है। अब्दुल कलाम सोचता है कि ये क्या हो रहा है, एक बादशाह के बेटी होकर एक नौकर के साथ ऐसी हालत में। अब उसे रहा नहीं गया, उसके मन में तरह तरह की ख्यालें उठने लगे। तभी जो है वो अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में चला जाने के बाद वो सोचता है कि इस बारे में मैं बदसा सलामत को बता दूंगा। अब्दुल सलाम आपकी बेटी के साथ ऐसी हालत में और उस झोपड़ी में था आपकी बेटी। लेकिन उससे पहले जो है अब्दुल सलाम जो है हिना से बातचीत कर रहा था, क्योंकि अब्दुल कलाम जो है वो तब तक वो अपने कमरे में चला गया था, लेकिन यहाँ पे अब्दुल सलाम हिना से बातचीत कर रहा था। जो अब्दुल कलाम ने अब तो हमारे जीना मुश्किल कर दिया। अब्दुल कलाम की वजह से हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। अगर अब्दुल कलाम को पता चल जाएगा, सीधा बदसा सलामत को जाकर तुम्हारे अब्बा जान को शिकायत कर देगा। ये सुनने के बाद हिना बहुत गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है उस अब्दुल कलाम के ऊपर, और कहते हैं क्योंकि उसे अपना प्रेमी से उसे प्रेम कर रहा था, इन दोनों के बीच में जो नाजायज संबंध चल रहा था। तभी जो है हिना कहती है जो तुम फिक्र मत करो, मैं अब्बा जान को बोलकर इस अब्दुल कलाम का सर कलम कर देता हूँ। मेरे पास एक प्लान है, तुम फिक्र मत करना। ये प्लान रच के जो है हिना सलाम के साथ फिर उसके वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब्दुल कलाम यहाँ सोचता है जो कल सुबह होते ही मैं बदसा सलामत को इस बात को बता दूंगा, जो आपकी बेटी जो है आपके नौकर के साथ अब्दुल सलाम के साथ ऐसी हालत में कल रात को उसके झोपड़ी में थी। बस सोच ही रहा था, सुबह हुआ बदसा सलामत के वहाँ बस जाने को तैयारी था। एक कदम आगे बढ़ाया कि अब्दुल कलाम को वो पीर बाबा का बात याद आ जाती है, जो तीसरी बात उन्होंने कहा था, जो किसी भी व्यक्ति का अगर किसी महिला का या कोई इंसान का कोई व्यक्ति हो उसकी गुप्त राज पता चल जाए तो उस बात को कभी तीसरे व्यक्ति से मत कहना। जब ये बात याद आता है अब्दुल कलाम को, अब्दुल कलाम रुक जाता है और सोचता है कि अगर मैं इस बात को बताऊंगा हो सकता है बदसा सलामत मेरे ऊपर यकीन ना करे और मुझे ही दंड दे, मुझे ही सज़ा दे, जो मेरी बेटी के ऊपर तो गलत इल्ज़ाम लगा रहे, बदनामी कर रहे हैं। एक नौकर के साथ मेरी बेटी कैसे हो सकती है। इसके मन में ये सब ख्याल आने लगा और सोचता अब्दुल कलाम इस बात को मैं किसी को नहीं कहूँगा, क्योंकि उस पीर बाबा ने, अल्लाह के वली ने कहा था जो तीसरे व्यक्ति को बताना नहीं, क्योंकि एक गुप्त भेद है। इसीलिए अब्दुल कलाम जो है रुक जाता है, इस बात को कहने से पीछे हट जाता है। इस बात को कहने से वो पीछे हट जाता है, मन ही मन में दबा लेता है। लेकिन उससे पहले जो है हिना यहाँ पर एक रात को चिल्लाने लगा, दूसरी ही रात को वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तभी जो है सारे लोग वहाँ पे जमा होते हैं, रेख देख करने वाले जमा होता है और उसके अब्बा बदसा सलामत भी हाजिर होता है, जो मेरी बेटी क्यों चीख रहे। तभी जो है हिना अपने अब्बा को कहती है, जो अब्बा तुमने जिसे ईमानदार सोचते हो, तुम जिस लड़का को फार्म हाउस के देखभाल के लिए रखा है, अब्दुल कलाम की बात कर रहा था, वो लड़का हमारे कमरे में आया और हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, हमारी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था, मेरी इज्जत के साथ खेलना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने आवाज़ किया तो एक खिड़की से कूदकर भाग गया। इसे सुनने के बाद तो बदसा सलामत बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है एकदम। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर वो हिना कहने लगी उसे जो आपने अंगूठी दिया, उस अंगूठी का फ़ायदा उठाकर वो मेरे कमरे तक पहुँचा है और मेरे साथ ऐसे ऐसे करने लगा। आप उसे मृत्युदंड दे दीजिए, आप उसे मौत की सज़ा दे दीजिए, उसके सर कलम करवा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। एक कसम खाती है।
तभी जो है बच्चा सलामत है। बच्चा सलामत की इकलौती बेटी। बच्चा सलामत सोचता है ऐसी बात है, तो बच्चा सलामत अपनी बेटी को कहती है, बेटी तुम फिक्र मत करो, कल सुबह ही उसको सबके सामने उसका धड़ कलम कर दिया जाएगा, तुम्हारी आंखों के सामने। इसे सुनने के बाद हिना मनी मन में बहुत खुश होती है। बच्चा सलामत अपने कमरे में चला जाता। सुबह होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बच्चा सलामत लेटे लेटे सोच रहा था, मैं किसी को भी सजा दूंगा, उसका सर कलम करूंगा, इसके बारे में लोगों को बताना होता है, जो इस वजह से मैंने इसको मारा। अगर अब्दुल कलाम ने जो हरकत किया है, जिस वजह से मैं उसका सर कलम करने जा रहा हूँ, कल करूंगा, इस बात को बताना पड़ेगा। तो इसमें तो मेरा ही बदनामी होगी। मेरी बेटी के साथ वो छेड़खानी किया, मेरी बेटी के साथ बदतमीजी किया, तो इसमें मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और मेरी बेटी का भी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। इसीलिए बच्चा सलामत जो है एक नया प्लान सोच लेता है। अब उसे पता था, उसी बच्चा के जो हवेली था, बच्चे के जो महल था, उसकी थोड़ी दूर में एक कसाई रहता था, बहुत ही नामचीन कसाई था। उसके बुचड़ खाने में एक दिन बच्चा सलामत टहलते हुए चला जाता है सुबह सुबह। अब वो कसाई जो है बच्चा सलामत को देखते ही चौंक उठता है, जो बच्चा सलामत हमारे बुचड़ खाने में। वो कसाई फौरन बच्चा सलामत के सामने हाजिर होता है, पेश होता है और फरमाते हैं, जो बच्चा सलामत आप हमारे पास, आपने हुक्म किया होता मैं आपके पास पहुंच जाता। लेकिन बच्चा सलामत कहता है, नहीं मेरा ही काम था इसीलिए मुझे आना पड़ा। मेरे लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मैं तुम्हें एक काम देने के लिए आया हूँ। वो कसाई है। कसाई कहने लगा, बच्चा सलामत आप हुक्म कीजिए, क्या काम करना है। तभी जो है वो बच्चा सलामत कहता है, मैं कल एक लड़का को भेजूंगा, उस लड़के का जो है सिर जो है धड़ से अलग करके तुम्हें उस सिर को मेरे पास भेजना होगा। इसे सुनने के बाद वो कसाई तो कांप उठता है, लेकिन ये ऑर्डर जो है बच्चा सलामत का था। तभी जो है अब वो इनकार तो कर नहीं सकता, लेकिन बच्चा सलामत को लग रहा था जो ये काम करने को तैयार नहीं है। तभी बच्चा सलामत अब इसे अपनी शक्ति, अपनी पावर दिखाता है, जो अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें मैं इस शहर से बाहर करवा दूंगा, ना तुम इस जगह पर रह पाओगे और मैं तुम्हारे ऊपर दंड करूँगा, दंड दूंगा, तुम्हें सजा दूंगा। तुमने मेरा अगर कहना नहीं माना, मेरी बात नहीं सुना। अब एक छोटा सा नॉर्मल सा कसाई था, इसीलिए कसाई को मानना पड़ा मजबूरन। बच्चा सलामत को कहने लगा, ठीक है बच्चा सलामत, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, आप उस लड़का को भेज दीजिएगा, मैं उसका कल सर कलाम करके उसका सर जो है आपके पास लेकर पहुंचूंगा। तभी बच्चा सलामत कहता है, नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके कुछ समय बाद एक लड़का और आएगा, उसके हाथ में मैं किसी को भेजूंगा, उसे तुम उस सर को दे देना। ये बात तय हो जाता है। अब दूसरे ही दिन सुबह बच्चा सलामत जो है अब्दुल कलाम को बुलाता है। अब सलाम को भी पता था जो ऐसी ऐसी बात हुआ है, क्योंकि हिना ने सब कुछ बता दी थी अब्दुल सलाम को, अपने प्रेमी को, अपने आशिक को सब कुछ बता दी थी, जो मैं अपना अब्बा के सामने ऐसा नाटक रचा और अब्बा ने अब्दुल कलाम का सर कलम करने का मुझसे वादा कर लिया। अब उसे 2 ही 1 दिन में उसको सर कलम कर देगा। अब्दुल सलाम भी खुश हो जाता है हिना की बात सुनकर। तभी जो है अब्दुल कलाम को जब बच्चा सलामत ने बुलाया, अब्दुल सलामत फौरन हाजिर होता है दरबार में। अब्दुल कलाम को बच्चा सलामत कहता है, जो अब्दुल कलाम हमारे बाज़ार में, यहाँ से थोड़ी दूर में एक बाज़ार लगता है, उस बाज़ार में जो है एक कसाई रहता है बुचड़ खाने में। उस कसाई के पास जाओ, जाने के बाद वो एक चीज़ देगा, तुम उसे लेकर आना। अब बच्चा सलामत के बात सुनकर जो है अब्दुल कलाम उस कसाई खाना पहुँच जाता है, कसाई के पास पहुँच जाता है। लेकिन जब जा रहा होता है तब जो है रास्ते पर कुछ लोग बैठे हुए थे, बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। जब बुजुर्ग लोग देखता है कि एक लड़का जा रहा था, तब बुजुर्ग लोग उसे बुलाता है, बेटा ज़रा यहाँ सुनो। तब वो अब्दुल कलाम कहता है, बाबा मैं बहुत अर्जेंट में हूँ, बहुत जल्दी में हूँ, एक काम करना है मुझे, तो इसीलिए मैं आपके बात नहीं सुन सकता, मुझे जल्दी कहीं जाना है। लेकिन उस बूढ़े लोगों का बात उठालकर जब जा रहा था, 2 कदम आगे बढ़ा कि अब्दुल कलाम को याद आ गया पीर बाबा की वो बातें, जो चौथी बात बताया था, चौथी सबक जो उसे दिया था, जो अगर कोई रास्ते में कोई प्यार से तुम्हें बुलाए तो उसकी बात ज़रूर सुनना। अब्दुल कलाम 2 कदम पीछे आता है और उस बूढ़े लोगों के पास जाता है। कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, तो कहने लगा, बाबा बताइए क्या काम है। तो बुजुर्ग लोग कहता है, बेटा हम लोगों को प्यास लगा है और इस आसपास में पानी का कोई जरिया नहीं है, पानी नहीं दिख रहा है। इस बोतल है हमारे पास, इस पानी के बोतल में अगर तुम पानी भर के ला के दोगे तो
तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अब अब्दुल कलाम देख रहा है कि यहाँ बदसा सलामत का हुक्म है और यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग हैं, प्यासा है, अभी लोग जा भी नहीं सकते, इसीलिए उससे मांगा। तो अब्दुल कलाम जो है उन लोगों के वहाँ से वो बोतल उठाते हैं और पानी भरने के लिए चले जाते हैं, दूसरी दिशा में चले जाते हैं, लेकिन बाजार दूसरा दिशा में था। पानी लाने के लिए बहुत समय हो जाता है, वो पानी वहाँ से भरता है, फिर लाता है, लाने के बाद बूढ़े लोगों को पानी देता है। पानी पीने के बाद वो सारे बुजुर्ग जो है उस अब्दुल कलाम को कुछ अच्छी बातें बताता है। अब उसे भी अच्छे लगने लगा उन लोगों की बातें, बुजुर्ग लोगों की बातें। तभी वो जो है वहाँ बैठ के इत्मीनान से उन सारे लोगों को बातें सुन रहा था, उन लोगों दुआ भी दे रहे थे। लेकिन उससे पहले ही जो है यहाँ महल में बादशाह सलामत बहुत परेशान था, जो अब्दुल कलाम का सर कलम कर देगा, उस सर को लाने के लिए किसी और को भेजेगा, तब बेटी के सामने पेश करेगा। बेटी जो कसम खाई खाना पीना नहीं खाएंगे, जब अब्दुल कलाम का सर कलम करके उसके सामने रख देगा, तब जो है उसे यकीन हो जाएगा जो हाँ उसके अब्बा ने उसका काम, अब्दुल कलाम का काम तमाम कर दिया। बेचैन था, इधर उधर बेचैनी की वजह से इधर उधर टहल रहा था। तभी देखता है कि अब्दुल सलाम जो है महल के आसपास घूम रहा था। अब्दुल सलाम को बदसा सलामत आवाज़ लगाता, अब्दुल सलाम पहुँचता है और अब्दुल सलाम पहुँचने के बाद बदसा सलामत के पास हाथ जोड़ के खड़ा रहता है और पूछता है, बदसा सलामत कुछ काम था? जो बदसा सलामत अब्दुल सलाम को कहता है, जाओ उस बाज़ार में जाओ, बाज़ार में एक कसाई खाना है, वहाँ पर उस कसाई को कहना मेरा नाम बताना, वो तुम्हें कुछ चीज़ देगा, उस चीज़ को लेकर मेरे सामने हाजिर हो जाना, उसे खोलना मत। क्योंकि अब्दुल सलाम को पता था हिना ने सब कुछ बता दिया था। अब्दुल सलामत खुशी खुशी जाता है, जो अब्दुल कलाम का सर काट कर लाना है, कसाई ने काट दिया, मुझे बस लेकर आना है। तभी जो वहाँ पर कसाई भी इंतज़ार कर रहा था, जो बदसा सलामत जिसको भेजने वाला था, अभी तक भेजा क्यों नहीं। तभी जो है अब्दुल सलाम उस कसाई खाना पहुंच जाता है। कसाई खाना पहुंच जाने के बाद बदसा सलामत की बात करता है, तो कसाई कहता है हाँ, क्योंकि अब्दुल सलाम कहता है बदसा सलामत को कुछ देना था, उन्होंने मुझे भेजा है। तभी जो है कसाई कहता है हाँ देना तो है, वो अंदर रखा है, जाओ जाकर उस फ्रिज से निकाल लो। एक फ्रिज रखा हुआ था, जैसे ही वो फ्रिज खोलता है पीछे से कसाई जाता है और तेज़धार हथियार, क्योंकि कसाई था उसके पास तेज़धार हथियार था, उस तेज़धार हथियार से अब्दुल सलाम का सर कलम कर देता है, उसका टुकड़ा कर देता है और उसका सिर जो है एक पोटली में बांध कर रख देता है। रखने के बाद वो इंतज़ार करता है, जो अब दूसरा व्यक्ति को भेजेगा तो उसको मैं ये सर दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर अब्दुल कलाम को कसाई खाना जाना था, वो यहाँ बुजुर्ग लोगों के पास बैठ के अच्छे से बातें सुन रहा था। तभी उसे अचानक याद आया, अरे मुझे तो बदसा सलामत ने भेजा है, मुझे इस काम को करना है, अगर देर हो गई बदसा सलामत मुझसे नाराज़ होंगे। तभी जो है उन सारे बुजुर्ग लोगों से वो वहाँ से सलाम दुआ करके वहाँ से निकल जाता है और कसाई खाना पहुँच जाता है। कसाई को जाकर बदसा सलामत के बात कहता है, बदसा सलामत कहते हैं हाँ रुको, मैं उस चीज़ को लाकर तुम्हें देता हूँ। कसाई जो है सलाम का सिर जो है पोटली में बांध के रखा था, वो लाकर अब्दुल कलाम के हाथ देता है। अब्दुल कलाम उस पोटली को लेकर बदसा सलामत के पास पहुँचता है, लेकिन कलाम के जो कसाई है वो अब्दुल कलाम को कहता है, भाई इस पोटली को खोलना मत, नहीं तो बदसा सलामत तुम्हें सजा देंगे। तो अब्दुल कलाम कहता है, फिक्र मत करो मेरे भाई, मैं बदसा सलामत के पास ही काम करता हूँ, इसीलिए मुझे बदसा सलामत के सब कुछ पता है, नियम पता है। अब वहाँ पर बदसा सलामत अपनी बेटी से बातचीत कर रहा था, जो बेटी अभी कुछ ही देर में देखना अब्दुल सलाम जो है अब्दुल कलाम का सर लेकर तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। दोनों बाप बेटी की जगह में बैठे थे। तभी अब्दुल कलाम जो है उस सर कटे हुए सर को, सलाम के सर को लेकर पोटली में बंधा हुआ था। दोनों बाप बेटी वहाँ बात ही कर रहा था कि उस जगह पर पहुंच जाता है। जैसे उस जगह पर पहुंचता है, दोनों बाप बेटी के पैर तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि हिना को पता थी जो अब्दुल कलाम का सर कलम हो चुका है। बदसा सलामत को भी पता था, लेकिन यहाँ पे अब्दुल कलाम तो सही सलामत है। फिर अब्दुल कलाम के हाथ में जो पोटली है उसमें क्या है, बदसा सलामत हुक्म देता है, क्योंकि अब्दुल कलाम कह रहा है बदसा सलामत आपने जो कहा था, मैं उस कसाई के पास गया, उसने ये पोटली दिया। तब जो है दोनों चौंक उठते हैं और दोनों, अब बदसा सलामत कहता है अब्दुल कलाम को, ठीक है उसे खोलो। उसे खोलने के बाद जब दोनों के सामने उसको खोला जाता है, अब्दुल कलाम के तो होश उड़ जाता है, वो कांपने लगता है, क्योंकि खोलने के बाद पता चलता है उसमें एक सिर है और वो सिर जो है अब्दुल सलाम का है। इसे देखने के बाद तीनों तो आश्चर्य होता है, और जैसे ही वो सर रखता है, जो हिना है वो फूट फूट के रोने लगती है, सिर के पास बैठ जाती है और उसके मुंह से अलग अलग बातें निकल रहा था। जो भी वो किया था अपने अब्बा से छुप छुपा के करती थी, वो सारी बातें अब वो खुद रोते हुए कहने लगी।
जो अब्दुल सलाम में मेरा ही गलती है। मैं एक भले इंसान को मरवाना चाहती थी, इसी वजह से अल्लाह ने मुझे सज़ा दे दी। अब तुम्हें भी इस दुनिया से तुम्हारा सर कलम हो गया, मुझे माफ़ कर देना, मेरी जो चालाकी है वो उल्टा पड़ गया। इसे सुनने के बाद बच्चा सलामत एकदम आश्चर्य होता है। बच्चा सलामत को कुछ समझ में नहीं आ रहा। बच्चा सलामत भी गुस्सा होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ रहा है जो उसकी जो चाल है उल्टा पड़ गया। तभी बच्चा सलामत तलवार निकालते हैं। निकालने के बाद अपनी बेटी के गर्दन पर रखता है और कहता है, बेटी सच सच बताना आखिर बात क्या है। क्योंकि यहाँ पे अब्दुल कलाम भी रोया रहा था, जो अपने दोस्त को खो चुका था, उसी का सर वो लेकर आया। अब्दुल कलाम को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था जो क्या हुआ है सब। तभी जो है बेटी हिना सच सच सब कुछ बता देती है, जो अब्बा ऐसी ऐसी बात है। और अब्दुल कलाम को भी जब पूछता है बच्चा सलामत, अब्दुल कलाम भी बताते हैं जो हाँ बच्चा सलामत। मैं इस बात को कह नहीं पाया, मुझे लगा कि आपको यकीन नहीं होगा, इसीलिए मैं इस बात को छुपा डाला था और आपके घर की इज्जत की बात थी। तभी जो है बच्चा सलामत उस तलवार से अपनी बेटी का सिर जो है धड़ से अलग कर देता है। करने के बाद बच्चा सलामत को एहसास होता है जो क्या करने जा रहा था। वो उस नौकर के आगे गिर पड़ता है और माफ़ी मांगने लगता है अब्दुल कलाम से, जो मुझे माफ़ कर देना बेटा, मुझे मैं अपनी बेटी के प्यार में अंधा हो चुका था, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बेटी ऐसे कर सकती है। मेरी बेटी इतनी सतीर अंदाज से तुम्हें मरवाने का सोचे, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें बचा लिया। बच्चा सलामत को अपने जो भी वो कर रहा था, बच्चा सलामत जो कुछ भी कर रहा था उसे एहसास हुआ। एहसास होने के बाद बच्चा सलामत जो है माफ़ी मांगता है अब्दुल कलाम से और बादशाही जो है वो छोड़ देता है। वो ऐलान कर देता है जो बादशाही है मैं इसे अब्दुल कलाम को सौंप देता हूँ। अब्दुल कलाम को बादशाही के तख्ते पर बिठा देता है, उसको बादशाह बना देता है और खुद बादशाह फ़कीर बन के जंगलों में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अब्दुल कलाम बादशाह तो बन जाता है। जब बादशाह बन जाता है तब जो है वो सोचता है पीर बाबा ने, अल्लाह के वली ने तो सब कुछ कहा था, जो उन्होंने कहा था सारी बात सच हुआ, जो ऐसा ऐसा करना ऐसा ऐसा करना उसने वैसे ही चला। आज वो सफल है, एक बादशाह बन चुका है, दूसरे राज्य का वो बादशाह बन चुका है। वो सोचता है कि मैं अपने अब्बा से मिलने जाऊंगा, जो अब्बा ने उसे 4 सोने की अशरफी दिया था। लेकिन अब्बा से मिलने के लिए उस झोपड़ी में ज़रूर जाऊंगा जिस झोपड़ी में अल्लाह के वली रहता था, वो पीर बाबा फ़कीर बाबा रहता था। अब बादशाह बन चुका था अब्दुल कलाम जो है दल बल के साथ वहाँ से जा रहा था। उस फ़कीर बाबा के झोपड़ी में गया और जाकर 2 सवाल किया। जो फ़कीर बाबा आप मुझे बस इतना बता दीजिए, कुछ क्योंकि मुझे पता है जो अल्लाह के वली होता है, जो फ़कीर होता है, उन्हें तो दौलत से कुछ मतलब ही नहीं होता। तो फिर आपने मुझे ये 4 सबक देने के लिए, 4 सबक सिखाने के लिए 4 सोने की अशरफी आप मुझसे क्यों लिया था? तब वो अल्लाह के वली मुस्कुराता है और हंसता है, बेटा अगर मैं 4 सोने की अशरफी तुमसे नहीं लेता, अगर तुम्हें इस 4 सबक के बदले में 4 सोने की अशरफी नहीं लेता, तुम इस बात को कभी अमल नहीं करते। तुम्हें लगता है ये तो मुफ्त पे मिला है, वैसी बातें हैं, तुम इस बातों को ठुकरा देते और अमल नहीं करते। जो चीज़ लोग मेहनत से कमाते हैं, जो चीज़ों में मेहनत लगती हो, पैसा लगती हो, उसी चीज़ों पर इंसान अमल भी करता है। इसीलिए मैं तुम्हें उस सबक को देने के लिए 4 सोने की अशरफी लिया था। वैसे तो 4 सोने की अशरफी मेरे पास ही है, तुम ले जाओ, वो मेरा कुछ काम का नहीं है। मैं तो फ़कीर हूँ, मुझे ये सब धन दौलत से क्या मतलब है। वाकई वो 4 सोने की अशरफी वहीं पर रखा था। वो बच्चा सलामत जो है पीर बाबा का आगे बैठते हैं और पीर बाबा से दुआ मांगते हैं, जो पीर बाबा आप दुआ दीजिए जो मैं भी आप ही के जैसा हमेशा नेक बना रहा हूँ। पीर बाबा भी समझता है जो ये लड़का बहुत ही नेक है। पीर बाबा उसे दुआ देता है और फिर उसके बाद अब्दुल कलाम अपने अब्बा से मिलने जाता है। तब तक वो बादशाह बन चुका है। अपने बेटे को बादशाह बना हुआ देखकर वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है अब्दुल कलाम का अब्बा, वो भी बहुत खुश होता है। ये पूरी कहानी उस इलाका में चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन वो जो बादशाह सलामत था वो जंगलों में तो चला गया, लेकिन उसके बाद उस बादशाह सलामत का किसी को कुछ भी पता नहीं था। तो ये थी पूरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर बताइएगा। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।